उस रात अचानक सुख सुविधा के हर सामान्य सामान के साथ प्रशांत और गुंजन खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। इच्छा थी तो उन्हें एक संतान की। अचानक एक रात घर से बाहर टहलने के दौरान गुंजन का अपहरण हो जाता है। अपहरणकर्ता फिरौती में भारी रकम की मांग करते हैं। उधर एक दिन अनजान महिला बंधी गुंजन की रस्सी खोल उसे अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुटकारा दिला देती है। रात बीतने का एक पहर अभी शेष है कि घंटी टनटनाती है। परेशान प्रशांत डर डर कर दरवाज़ा खोलता है। गुंजन को देखकर आश्चर्यस्मित हर्ष से उसका चेहरा खिल उठता है और डहरी समरी गुंजन पति के चौड़े सीने से लग रोती बिलखलाती बोलती है, प्रशांत, अपहरणकर्ताओं ने मेरे खूबसूरत कंगन और कानों के कीमती टॉप्स निकाल लिए। गुंजन की सकुशल वापसी से सास ससुर खुश थे। सास को बहू के गहनों की चिंता सता रही थी, जबकि गुंजन को गहनों से अधिक अपनी घर वापसी प्रिय लग रही थी। वहीं प्रशांत का बदला बदला व्यवहार उसे बेचैन कर रहा था। वह गुंजन से कुछ खिंचा खिंचा सा रहा था। अपहरणकर्ताओं को फिरौती पहुंचाए बिना ही गुंजन का घर वापस आ जाना उसे अस्वाभाविक लग रहा था। सिर्फ जेवर लेकर ही अपहरणकर्ताओं खुश हो गए। क्या गुंजन उनके पास सही सलामत रही होगी? गुंजन के प्रति प्रशांत के प्यार की गर्माहट समाप्त होती जा रही थी। प्रशांत द्वारा अपेक्षित गुंजन दुखी और निराश रहने लगी थी। इसी बीच एक दिन ऑफिस में काम के दौरान गुंजन को उबकाई का एहसास हुआ। वह उल्टी के लिए टॉयलेट की तरफ भागी। अस्वस्थ महसूस करने पर वह ऑफिस की छुट्टी लेकर सीधे डॉक्टर के पास गई। लेडी डॉक्टर ने उसे गर्भवती होने की खुशखबरी दी। खुशी और दीवानी गुंजन यह खुशखबरी प्रशांत को सुनाने को आतुर हो जाती है। वह प्रशांत का व्यवहार अच्छा हो जाएगा यह जानकर वह पिता बनने वाला है, खुश होगा, मन ही मन ऐसा सोचती हुई घर जाती है। गुंजन की आशा के विपरीत प्रशांत पिता बनने की बात जानकर स्तंभ रह गया। उसके विचित्र हाव भाव उसके भीतर छिपी बेचैनी को बयां कर रहे थे। तुम तो कहती थी कि उन बदमाशों ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं की, तो फिर? कहकर उसने गुंजन का हाथ जोर से झटक दिया था और फिर अटपट बक शुरू कर दिया। प्रशांत गुंजन से अधिक दूरी बना ली थी। वह प्रति के समीप जाने को होती तो प्रशांत गुंजन को कठोर नज़र से फेंक कर उसके समीप से हट जाता। और एक दिन प्रशांत ने मन में छिपी बेचैनी उसके आधारों तक आ गई, जब उसने कड़े लफ्ज़े में कहा कि उन डकैतों का बच्चा मेरे यहाँ इस घर में नहीं पलेगा। गुंजन यह सुनकर अवाक रह गई। पत्नी से दूरी बनाता प्रशांत इन दिनों किसी अन्य स्त्री के समीप जा रहा था। गुंजन दिल पर पत्थर रखकर चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। प्रशांत के मन में चल रही उथल पुथल का वाणी से खुलासा आज हो गया था। वह गुंजन के साथ संबंध तोड़ देना चाहता था। प्रशांत की इच्छा को अपनी नियति मानकर गुंजन छटपटा कर रह गई थी और आखिर उसे मायके लौट आना पड़ा था। समय गुजरता गया और वह एक स्वस्थ और सुंदर शिशु की मां बन गई। पुत्र की को आंचल में समेट फूली नहीं समाई थी, किंतु प्रशांत की अनुपस्थिति एक टीस बनकर उसे तड़पा गई थी। इसके कुछ माह बाद ही प्रशांत ने गुंजन को तलाक दे दिया और फिर दोनों नदी की दो धाराओं की तरह अपनी अपनी राह बना चले। रात्रि के को प्राय गुंजन को प्रशांत की याद सताती और वह उसके साथ के लिए तड़प उठती थी। कभी मन में प्रतिहिंसा की ज्वाला भड़क उठती। समय सरकता जा रहा था। गुंजन अपनी नौकरी और पुत्र की परवरिश में व्यस्त थी। नौकरी में उसकी लगन और काम के प्रति निष्ठा से उसे तरक्की मिलती जा रही थी। पुत्र अभिराम भी दिन पर दिन बड़ा हो रहा था और उसके नैन नक्श और चेहरा हूबहू पिता प्रशांत पर जा रहे थे। बेटे के चेहरा देख गुंजन के मन में उम्मीद का दिया जल उठता है कि काश प्रशांत एक बार अपने बेटे को देख लेता।
तो उसका संदेह पल भर में दूर हो जाता, किंतु प्रशांत से संपर्क टूटे तो अरसा बीत चुका था। मेधावी अभिराम स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की हर परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास करता इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में आ गया था। उच्च श्रेणी के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करता अभिराम स्कॉलर था। उसके कॉलेज में छात्रों का प्लेसमेंट के लिए विभिन्न बहु अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आनी शुरू हो गई। कंपनियों में रिक्रूटर ऑफिसर, मानव संसाधन अधिकारी और प्रबंधक निर्देशक की टीम सभी छात्राओं को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार लेने के लिए छात्राओं के चयन में जुटनी शुरू हो गई। अभिराम भी किसी उच्च स्तरीय कंपनी में नौकरी पाने के लिए परीक्षा की तैयारी में व्यस्त था। रात में सोने से पहले उसने माँ गुंजन से कहा था, मम्मी कल सुबह मुझे कॉलेज 7 बजे से पहले पहुँचना है और रात को भी देर हो जाएगी। घर वापस आने में पता नहीं कब तक इंटरव्यू चल रहे हैं। अगले दिन अभिराम लिखित परीक्षा देने में व्यस्त हो गया और एक के बाद एक चरण पार करता हुआ अब वह साक्षात्कार के लिए अपने नाम पुकारे जाने की प्रतीक्षा में था। अपना नंबर आया जानकर अभिराम ने आत्मविश्वास के साथ कमरे में प्रवेश किया। इंटरव्यू लेने के लिए 6 सदस्यों की टीम भीतर मौजूद थी। सभी की दृष्टि अभिराम के चेहरे पर जमी थी। अभिराम को अल्पलक निहारते और प्रबंध निदेशक के चेहरे की समानता को देख टीम के दूसरे सदस्य चकित थे। अभिराम कुछ असहज हो उठा। उसके माथे पे पसीने की बूंदें चमक उठी थी। तुम्हारा नाम अभिराम प्रशांत दीक्षित है, क्या तुम्हारे 2 नाम हैं? HR अधिकारी उसके बायोडेटा को देखकर बोले, सर मेरा नाम अभिराम है और पिता का नाम प्रशांत दीक्षित। रिक्रूट ऑफिसर एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे, मानो कह रही हूँ कि चेहरे के साथ साथ नाम में भी समानता है। हमारे MD का नाम भी प्रशांत दीक्षित है। क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? प्रबंधक निर्देशक ने अभिराम की फाइलों को सरसरी नज़रों से देखते हुए पूछा। सर अपने पिता के बारे में मैं अधिक नहीं जानता। इतना कहकर अभिराम सकपका गया। फिर संभल कर बोला, सर मेरे माता पिता वर्षों पहले एक दूसरे से अलग हो गए थे। मैं अपने पिता के बारे में कुछ नहीं जानता क्योंकि होश संभालने के बाद उन्हें कभी देखा ही नहीं। तुम्हारी माँ MD दीक्षित के सवाल में जिज्ञासा थी, किंतु व्यक्तिगत प्रश्न पूछने पर HR अधिकारी और रिक्रूटर अधिकारी ने शिष्टापूर्ण आपत्ति जताई। सर व्यक्तिगत प्रश्न का नौकरी से क्या लेना देना? छात्र की योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछने ही बेहतर होंगे। MD के कान में फुसफुसाते हुए HR ने कहा, मुझे कुछ नहीं पूछना, आप लोग जो चाहें पूछ लें। प्रबंधक निदेशक ने टीम से आग्रह किया और स्वयं उठकर रेस्ट रूम में चले गए। अभिराम अभी प्रश्नों का शालीनता से जवाब दिया और धन्यवाद तथा अभिवादन करता बाहर आ गया था। टीम के सभी सदस्य प्रबंधक निर्देशक के सवाल कर रहे थे, सर यह लड़का क्या आप की रिश्तेदारी में है? इसकी शक्ल सूरत और उपनाम आपसे मेल खाते हैं। हमें तो आभास हो रहा था कि आपका युवा संस्करण ही हमारे समक्ष बैठा था। मानव संसाधन अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा। सहायक टीम के बारे में बातें सुन प्रबंधक निर्देशक दीक्षित के तेजस्वी चेहरे पे ओज बुझ गया था, लेकिन अभिराम का चयन एक प्रथम श्रेणी के बहु अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में हो गया था और अपने मित्रों के साथ वह खुशी के उन पलों को आनंद ले रहा था। मम्मी को पहले खबर दे दूं, यह सोचकर अभिराम ने तुरंत फ़ोन कर माँ को अपने चयन की सूचना दी। मम्मी हम सब दोस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप खाना खा लेना। उसका स्वर अचानक थम गया क्योंकि सामने MD दीक्षित खड़े थे। वह अल्पलक अपनी प्रतिमूर्ति को देख रहे थे। मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे पर उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वे अभिराम से कुछ पूछते। अतः बिना कुछ कही वे अपने रूम की ओर बढ़ गए।
पूरे दिन की थकावट के बाद नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। रात भर करवटें बदलते रहे। अगले दिन सुबह अभिराम के घर जाने के लिए निकल गए। घर का पता अभिराम के बायोडेटा फाइल से नोट कर लिया। रास्ते भर विचारों में लीन थे कि उनकी 2 बेटियां हैं, लेकिन पुत्र की इच्छा उन्हें बेचैन किए रखती है। अभिराम को देखकर उनकी इच्छा और अधिक बलवृत हो उठी है। अभिराम के घर पहुंचकर प्रशांत दीक्षित ने दरवाजे पर लगी घंटी को कपकपाते हाथों से बजा दिया, पर यह कहते समय उनके कदम लड़खड़ा गए थे। दरवाज़ा कुंजन ने खोला। दोनों एक दूसरे को अलपक देखते रह गए। प्रशांत ने अधर कांपे किंतु बोल नहीं फूट सके। गुंजन की आंखों में आश्चर्य हर्ष के भाव थे। शायद अपने वर्षों की अभिलाषा को पूरे होने के मौके की यह खुशी थी। कब से गुंजन को प्रशांत के पदचापों की प्रतीक्षा थी। कब से उसकी राह दिखती यही सोचती आई थी कि एक बार प्रशांत से अवश्य ही उसका सामना हो जाए। बिना किसी भूमिका के उसके उदरों पर प्रश्न आ गया, आज यहाँ की याद कैसे आ गई। गुंजन के स्वर में छिपे व्यंग को समझ प्रशांत सक पका गया। कल मैं अपने बेटे से मिला। अभिराम को देखकर मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया। कितना होनहार है मेरा बेटा, प्रशांत भावावेश में बोल रहा था। आपका पुत्र? आज वह आपका पुत्र कैसे हो गया? गुंजन के स्वर ऊंचा हो गया था। अतीत के जिस पुरुष को कस्में खा खा कर मैं विश्वास दिलाती रही थी कि गर्भ में पल रहे शिशु के पिता होने का, और वह निर्दयी विश्वास नहीं कर सका। संदेह के कीड़े ने उसके विवेक हर लिया था। वह आज कैसे उसे अपना बेटा कह सकता है। गुंजन के मन में तभी से पति के प्रति कहीं न कहीं प्रतिहिंसा की ज्वाला धधक रही थी, और आज प्रशांत के मुख में पुत्र मोह की बातें सुन गुंजन के तन बदन में आग लग गई थी। अभिराम सिर्फ और सिर्फ मेरा पुत्र है। मैं उसकी माँ हूँ और मैं ही पिता हूँ। आज वह प्रशांत के सामने भावनाओं की वह कर दुर्लभ हरगिज नहीं बनना चाहती थी। आज वह अपने मन की भड़ास निकाल लेना चाहती थी। आप बहुत पहले ही अपने संदेह और बेबुनियादी शक के कारण अपनी पत्नी और अजन्मी शिशु को त्याग चुके हैं। अब वह सिर्फ मेरा पुत्र है। बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं और हमें हमारे हाल पर छोड़ दें। अब अभिराम बड़ा हो गया है। आपकी सच्चाई जानकर उसे बहुत दुख होगा। आपका अपना एक परिवार है, उसे संभालिए। मुझे माफ़ कर दो गुंजन। प्रशांत के स्वर में पश्चाताप और निराशा स्पष्ट थी। बोली। गुंजन अचानक उग्र हो उठी। अगर आपके बेटे की शकल सूरत आप पर न होती तो क्या आपका बेटा न होता? जरूरी नहीं है कि बच्चों की शकल सूरत हूबहू माता पिता से मिलने लगे। तो क्या ऐसी स्थिति में उनके जन्म पर संदेह करना होगा? कुदरत ने मेरी सच्चाई को सही साबित करने के लिए ही शायद मेरे बेटे के चेहरे को हूबहू उसके पिता से मिला दिया है। किंतु प्रशांत दीक्षित, तलाक के बाद अब हमारे रास्ते अलग हैं। आप जा सकते हैं। प्रशांत निढाल सा लड़खड़ाते कदमों से को जबरदस्ती खींचता घर के बाहर आ गया। प्रशांत के विदा होते ही गुंजन की आंखों में आंसू बह निकले। जिस पति को देखने मिलने के लिए वह वर्षों से बेचैन थी, वही आज उसके सामने खड़ा गिड़गिड़ा रहा था। किंतु आज उसके प्रति गुंजन की भावनाएं वर्षों पहले वाली नहीं थी। गुंजन के भीतर धधकती वर्षों की प्रतिहिंसा की ज्वाला धीरे धीरे शांत हो चली थी। शायद उसे अपनी बेगुनाही का सबूत मिल गया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या उसका शक करना सही था या गलत, यह विचार मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। तो ये कहानी नीता दानी जी द्वारा लिखी हुई थी, जो मैंने आपको सुनाई।